हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों फोर्स एंड प्रेशर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो जितना हम लोग पढ़ चुके हैं पहले उसके क्वेश्चंस करते हैं और बाकी का पार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान चीजें हैं आप लोगों के अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ी थी। आइए चलिए क्वेश्चंस करते हैं। बताइए, किसी वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किससे मापा जाता है? मैंने आपको बताया था अगर किसी वस्तु का मास यानी द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। आपको मोमेंटम दिया हुआ है, आपको उसकी वेलोसिटी दी गई है, आपको बताना है उसका द्रव्यमान क्या होगा। आपको पता है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम में मापते हैं, तो यार ये तो ऑप्शन आप लोगों का ऐसे ही हट जाएगा, ये ऑप्शन आप लोगों का ऐसे ही हट जाएगा। आइए, आपको पता है दोस्तों, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, ठीक है, और अगर ये गति कर रही है तो हम लोग मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, वेग क्या है, v है। तो आपको मोमेंटम की वैल्यू दी गई है इतनी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू दी गई है आप लोगों को 50, है ना। आपको मास की वैल्यू निकालनी है तो 50 में डिवाइड कर दीजिए इसकी वेलोसिटी की। वेलोसिटी दिया गया है 5, तो 50/5 हो गया आप लोगों का 10। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? चलिए इसका आंसर बताएंगे। इसमें से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? जब एक बस अचानक शुरू होती है, अचानक चलती है, तो क्या आपको पीछे की ओर झटका लगता है क्या? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों देखो, आप पहले बस में थे, बस रेस्ट में थी, तो आप भी रेस्ट में थे, आप चाहोगे अब मैं रेस्ट में रहना चाहूं। लेकिन दोस्तों जैसे बस एकदम से चलती है तो आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो बस के कांटेक्ट में है, तो वो चलता है और आप लोग पीछे की ओर करते हो। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है ना, ये पहले नियम का उदाहरण है ना। ये दूसरा, आप हाथ को पीछे करते हो, फिल्डर जो होता है हाथ को पीछे करता है, क्यों? जिससे टाइम ज्यादा मिल जाए, ठीक है, फोर्स कम लगे। ये सेकंड नियम का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले आगे। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित बल के समानुपाती होता है ना। मतलब आपको पता ही है किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? उस पे लगाए गए फोर्स के। ये बात हमको किसने बताई थी? न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसमें जड़त्व का मान मैक्सिमम है? किसकी अवस्था में आसानी से परिवर्तन नहीं होगा? कौन अपनी अवस्था में परिवर्तन का सबसे ज्यादा विरोध करेगा? बताओ। 10 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का, दोस्तों इनका द्रव्यमान कम होता है, इनर्शिया भी कम होगा। रेस्ट में तो थोड़ा सा फोर्स लगाते हिल जाएगा, इसका तो ज्यादा नहीं होगा। दोस्तों देखो, स्कूटर और बस के मुकाबले कई ज्यादा भारी होते हैं आपके ट्रेन और एयरप्लेन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में क्लियर है? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जब अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे, जब आप लोग तीसरा नियम पढ़ोगे ना, तो तीसरे नियम के बाद में ही ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। चलो आगे चलते हैं। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, है ना, इस दिशा में, और 5 न्यूटन का भी लग रहा है इसी दिशा में, उसी दिशा में आप लोगों का, तो टोटल फोर्स कितना होगा? आपको पता है फोर्स जो होता है एक सदिश राशि है। तो अगर दोनों एक ही दिशा में है तो सिंपली आप लोग इनको क्या कर लो, ऐड कर लो, 15 न्यूटन आपका आ जाएगा। अगर दोस्तों ये आपका एक लगता 10 न्यूटन इस दिशा में और एक लगता इस दिशा में, तो आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। एक को आप लोग पॉजिटिव लोगे तो एक दिशा को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो एक को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो +10 न्यूटन, तो इस वाली को आपको नेगेटिव लेना पड़ता, 5 लेना पड़ता इसको, तो 10 में से 5 गया, 5 न्यूटन आता आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों का एक ही दिशा में लग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? सर हम मात्रक में डॉट को लगाया, आपने तो नहीं लगाया, तो मोमेंटम को मात्रक में देखो। ठीक है, लग गया तो क्या करे राज जी, हो गया, लग गया होगा गलती से। ठीक है, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बताओ,
एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। दोस्तों एक वस्तु थी जिसका द्रव्यमान था 5 किलोग्राम, आपने इस पे एक फोर्स लगाया कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के, 2 सेकंड के लिए। उससे हुआ क्या, पहले इसका वेग था दोस्तों कितना, 4 मीटर पर सेकंड, पहले इसका वेग था 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपने इस पे फोर्स लगाया 2 सेकंड के लिए। इससे क्या हुआ, इसका वेग 4 से बढ़ के कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड हो गया। 4 से कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, 5 किलोग्राम वाली वस्तु का। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ फोर्स आपने कितना लगाया था। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, मास इंटू एक्सेलरेशन। दोस्तों जिस वस्तु पे आप लोग देखना चाह रहे हो कितना फोर्स लगा, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना था, 4 किलोग्राम। इसका त्वरण कितना है, वस्तु का त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। भाई वेग में कितना परिवर्तन आया बट्टे कितने समय में आया, तो उसका वेग पहले था 4, फिर हो गया 7, परिवर्तन आ गया 3 मीटर पर सेकंड का। कितने समय में आया, 2 सेकंड में। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा 2, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने। अच्छा, द्रव्यमान की वैल्यू दोस्तों 5 है, आई एम रियली सॉरी, 5 है। ठीक है, तो 5 काटा 2 से 2.5 बार में, और ये 3 इंटू आपका 2.5 होगा, कितना हो जाएगा ये आप लोगों का, 7.5 न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान का जो वैल्यू है ना, मास की जो वैल्यू है वो 5 किलोग्राम है। ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है क्या, आप लोगों से बोला जा रहा है कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। उस बॉडी पे फोर्स कितना लगा, तो फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है। देखो ये पास्कल दिया हुआ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बताओ। ठीक है, चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति, एक वस्तु था, एक पिंड था जिसका द्रव्यमान था 100 किलोग्राम। ठीक है, पहले इसका वेग कितना था, 5 मीटर पर सेकंड। तो आपने इस पे कोई फोर्स लगाया होगा, आपने इस पे कोई फोर्स जब लगाया ना, तो उसका वेग बढ़ गया, 5 से कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, और ये कितने समय में हुआ, 5 सेकंड में हुआ ये चेंज। 5 सेकंड के लिए फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी यहां से यहां पर हो गई। तो बताओ फोर्स कितना आपने लगाया। तो फोर्स होता है आप लोगों का मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास, इसका द्रव्यमान कितना था, 100 किलोग्राम। इसका त्वरण कितना है, त्वरण कैसे निकालोगे, कितना परिवर्तन हुआ वेग में, कितने समय में हुआ। तो कितना हुआ सर, 5 से हो गया 15, परिवर्तन हो गया 10 मीटर पर सेकंड का। कितने समय में, 5 सेकंड में। तो ये कितना हुआ, 10 को काटोगे 5 से 2 बार में, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 200 न्यूटन। आ गई बात समझ में। सर बेसिक्स इंजन की क्लास कब लेते हो, पता नहीं चलता। सुनील मीणा जी, बेसिक्स इंजन का सिलेबस पूरा हो चुका है आपका। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले जो बच्चे हैं ना, उनमें वो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, जो मैं नहीं पढ़ाता हूं, दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेरा जो पार्ट है वो पूरा हो चुका। एलपी वाला तो मैंने करा दिया, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले जो टॉपिक है वो मैंने करा दिया, और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट आएगा वो सर पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे सर। ठीक है, चले आगे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताए, बताए। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दोस्तों एक कार है, ये किस चाल से चल रही है। जब भी एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो आप लोग चाल बोल दो या वेग बोल दो, बात एक है। तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी, प्रारंभ में इसका वेग कितना है उसको यू से डिनोट करते हैं। ये कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से आप लोग गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो 72 आप लोग काट दो 18 से 4 बार में, 5 इंटू 4 20। तो सर प्रारंभ में इसका वेग था 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों ने लगाया दोस्तों ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद में इसे रुकने में 4 सेकंड लगता है, यानी 4 सेकंड के बाद में फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो कितना समय लगा, 4 सेकंड लगा यहां से यहां पर होने में। दोस्तों कार का द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम। तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल, फोर्स कितना लगाया, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना है यार, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, 1000 किलोग्राम। इसका त्वरण बताओ, त्वरण क्या होता है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। कितना परिवर्तन हुआ सर, पहले था 20 मीटर पर सेकंड, अब हो गया 0।
तो फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो में से माइनस करोगे 20 को तो कितना आ जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड। ये कितने समय में हुआ, 4 सेकेंड में हुआ। तो सॉल्व करो, 20/4 हो गया 5, 1000 इंटू 5 5000, तो आंसर आ गया -5000 न्यूटन। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स एक रिटार्डिंग फोर्स है, ये जो फोर्स है ना वो इसकी गति को कम कर रहा है, इसलिए आपका आंसर आया है माइनस में। तो आप लोगों को तो मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा आपका 5000 न्यूटन, या 5 × 10³ न्यूटन। बताओ आई बात समझ में, क्लियर है क्या? चले आगे बात समझ में दोस्तों, क्लियर है? तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूटन की गति का पहला नियम, फिर हमने पढ़ा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। दोस्तों जब हम लोगों ने न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ा तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा मोमेंटम यानी संवेग पढ़ा। आइए दोस्तों इससे संबंधित एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग का संरक्षण। दोस्तों क्या आपने सुना है क्या, एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। जैसे इस वस्तु को आप लोग गिरा रहे हो, नीचे की ओर गिरा रहे हो, तो इसके पास में यहां पर जितनी एनर्जी थी टोटल एनर्जी, उतनी ही एनर्जी यहां पर होगी, उतनी ही एनर्जी यहां पर होगी, उतनी एनर्जी यहां पर होगी। जैसे आपकी एनर्जी कंजर्व्ड रहती है ना, जैसे ऊर्जा संरक्षित रहती है, वैसे ही ध्यान रखिए मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। आइए इसको हम लोग समझेंगे, टेंशन मत लो। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो, जैसे आपको पता है कभी भी आप लोग फायर करोगे तो दोस्तों बंदूक से जो गोली निकलती है वो तो जाती है आगे की ओर, क्या बंदूक पीछे की ओर आती है क्या? जब भी आप लोग फायर करोगे क्या बंदूक थोड़ी सी पीछे की ओर आती है क्या? अरे यार जब भी आप लोग फायर करोगे क्या बंदूक पीछे की ओर आती है क्या? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यार बंदूक जो थी ना आप लोगों की, जो बंदूक थी आप लोगों की वो इतने किलो की थी, इसमें जो गोली थी वो इतने ग्राम की थी। जब आपने फायर किया तो जो गोली है ना वो इस वेग से निकली, तो बताइए ये जो बंदूक होगी वो पीछे की ओर जो आएगी ना वो किस वेग से आएगी? दोस्तों बंदूक पीछे की ओर जब आती है ना तो उसका कोई ना कोई तो वेग होगा ना, अगर बंदूक पीछे की ओर आएगी तो इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी यानी प्रतिक्षेप वेग। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर अभी बीएससी को नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी पेपर के बाद टाइम मिलता है, तो आपको जब टाइम मिले जब पढ़ लेना। देखिए दोस्तों अगर आप लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं ना तो पहले सीबीटी 1 की अच्छे से तैयारी कर लो। जब वो हो जाए ना, सीबीटी 1 क्रैक हो जाए, उसके बाद में आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी करना, क्योंकि सीबीटी 2 में आपका क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है या नहीं है बताओ? केवल वही आपको एक अलग पढ़ना है, बाकी मैथ्स वही रहेगी, रीजनिंग वही रहेगी, जीके वही रहेगी, पहली इंपॉर्टेंट चीज। समझ में आ गया? तो अभी आप लोग केवल सीबीटी 1 की तैयारी कर लो। टेक्नीशियन वाले के बच्चे की बात करें, टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 है उसमें तो जनरल साइंस है। टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 वाले बच्चे हैं उनका कोई सीबीटी 1 कोई सीबीटी 2 नहीं है, एक ही एग्जाम है और उसमें है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उन वाले बच्चों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? आज देखो ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, आप लोगों को केवल एक चीज लगानी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग का संरक्षण। सर ये संवेग का संरक्षण क्या है? बेसिकली पहले जितना मोमेंटम था और बाद में जितना मोमेंटम है उसको बराबर करना है, क्योंकि मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है। सर कैसे करते हैं आइए समझाते हैं, ध्यान से आप लोग समझिए। दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक बंदूक नजर आ रही है क्या, गन नजर आ रही है क्या? इस बंदूक के द्रव्यमान को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एम। कोई दिक्कत है किसी को? 1 किलो की भी हो सकती है, 2 किलो की भी हो सकती है। इस बंदूक के अंदर है एक गोली, एक बुलेट, इसके द्रव्यमान को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एम। ये दोस्तों 10 ग्राम की भी हो सकती है, 100 ग्राम की भी हो सकती है, 200 ग्राम की भी हो सकती है, ठीक है। दोस्तों जब आप लोग फायर करोगे तो क्या गोली बाहर निकलेगी क्या? निकलेगी क्या? तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। दोस्तों गोली चलाने से पहले टोटल मोमेंटम, कुल संवेग कितना था, और गोली जब चला दी उसके बाद में कुल मोमेंटम कितना है उसको बराबर करना है। सर नहीं आया समझ में, और समझाते हैं, टेंशन मत लो। दोस्तों बिफोर फायरिंग क्या है आप मुझे बताओ? आपने गोली नहीं चलाई, गोली नहीं चलाई इसका मतलब दोस्तों जो बंदूक है उसके अंदर गोली चुपचाप बैठी है। तो पहले आप मुझे बताओ टोटल मोमेंटम कितना हुआ, टोटल मोमेंटम निकालो, कुल संवेग निकालो।
तो मोमेंटम क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, मास इंटू वेलोसिटी। दोस्तों बंदूक के द्रव्यमान को आपने माना कैपिटल एम। अभी दोस्तों आपने जस्ट फायर ही नहीं करा तो जो आपकी जो गन है वो बिल्कुल रेस्ट में है ना, यानी इसके उसका वेग कितना है? 0 है। चलिए मुझे बताओ गोली का संवेग कितना है? बुलेट का मोमेंटम कितना है? दोस्तों बुलेट का मास आपने स्मॉल एम माना है, ये भी अंदर चुपचाप बैठी है, इसकी भी कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी इसकी वेलोसिटी 0। यानी टोटल मोमेंटम कितना हो गया आप लोगों का? ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, यानी सर टोटल मोमेंटम हो गया 0। क्लियर है दोस्तों? जब आपने गोली चलाई तो दोस्तों ये जो गोली था उसका द्रव्यमान आपने माना स्मॉल एम। अगर दोस्तों ये जा रही है, इसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने मान लिया v। सिमिलरली जब आप लोग ये फायर करोगे तो क्या बंदूक भी पीछे की ओर आएगी क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों बंदूक पीछे जो आ रही है वो जिस वेलोसिटी से आ रही है उसको मान लेते हैं कैपिटल V। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया? टोटल मोमेंटम कितना हुआ? गोली का प्लस बंदूक का। गोली का कितना हुआ? m इंटू स्मॉल v। बंदूक का कितना हुआ? इसका मास कैपिटल M और इसकी वेलोसिटी कैपिटल V। तो दोस्तों ये टोटल मोमेंटम इतना आ गया, तो इसको बराबर करना है इसके, इन दोनों को बराबर कर दो। ये तो हमेशा 0 आएगा, ये तो हमेशा 0 आएगा, तो बस इसको फिर सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सर नहीं आया मुझे तो समझ में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करोगे तभी तो आएगा समझ में। चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना? क्वेश्चन करते हैं। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल है। दोस्तों ये आपके पास में एक पिस्तौल है, एक बंदूक है। बंदूक के द्रव्यमान को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू दे दी आप लोगों को 2 किलोग्राम। क्लियर है? इसके अंदर दोस्तों कोई बुलेट भी होगी, गोली भी होगी, तो गोली के द्रव्यमान को स्मॉल एम से डिनोट कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी दी गई है आप लोगों को? 30 ग्राम, है ना? इसको किलोग्राम में बदलोगे तो क्या आ जाएगा? 0.03 किलोग्राम। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों जब आप लोगों ने फायर करी तो क्या बंदूक पीछे की ओर आएगी क्या? किस वेलोसिटी से आएगी ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखो आपको पता है ये थी आप लोगों की बंदूक, ठीक है, ये आपकी बंदूक थी। इससे आपने जब गोली को फायर कर दिया, है ना, तो ये ऐसे नजर आएगी। पहले टोटल मोमेंटम कितना है? 0 है। बाद में टोटल मोमेंटम कितना है? पहले गोली का निकाल लो। गोली का कितना हो जाएगा मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू कितनी है? 0.03। इसकी वेलोसिटी कितनी है गोली की? 150। ठीक है, प्लस बंदूक का भी निकालना है। बंदूक का कितना है मोमेंटम? इसका मास कितना है? 2 किलो। इसकी वेलोसिटी कितनी है? तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग v मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से आ रही है पीछे, ये तो हम लोगों को निकालनी है। तो v की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, यह आ जाएगा -0.03 इंटू 150 डिवाइड बाई 2। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? इसको पॉइंट को हटाओगे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, 15 कटा 3 से 5 बार में, सॉरी 15 कटा 5 से 3 बार में, 20 कटा 5 से 4 बार में, तो ये आपका आ जाएगा 15/4। 15/4 आ रहा है ना? नहीं 15/4 आ रहा है, तो कितना आना चाहिए? 15/2 होता है 7.5। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी? कुछ मिस्टेक थोड़ी करी है मैंने। वापस कर लेते हैं, देखो ये वापस कर लेते हैं, -0.03 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब कर लो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है? मेरे पास तो भाई फोन भी नहीं है, मैं तो भाई एक बार में करके बता देता हूं। ठीक है, तो ये मैं पॉइंट हटाता हूं भाई, मैं ऐसे करता हूं कैलकुलेशन। ठीक है, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, 15 कटा 5 से 3 बार में, 20 कटा 5 से 4 बार में। अच्छा, तो ये हो गया 3 तिया 9, 9/4। तो दोस्तों 9/2 होता है 4.5, उसमें और लगा 2.25, है ना? तो आंसर आ जाएगा 2.25। और आंसर किस में आ रहा है आपका? माइनस में आ रहा है। कोई मुझे बता सकता है क्या माइनस में क्यों आया ये आंसर? कोई मुझे बता सकता है ये आंसर माइनस में क्यों आया? माइनस में क्यों आया? क्योंकि दोस्तों ये जो गोली की जो वेलोसिटी थी वो वैल्यू आपने क्या रखा? 150 + 150, यानी आप इस दिशा को क्या मान रहे हो? पॉजिटिव मान रहे हो।
और अगर कहीं पर वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो ये वाली दिशा है। आगे बात समझ में क्लियर है? सर जी नेगेटिव का, अरे यार ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, जब इस साइड जाएगी नेगेटिव नहीं आएगी क्या? गणित लगाओ। चलिए और करो, अभी और करते हैं, दिमाग में घुसेगा, टेंशन मतलब हर एक कॉन्सेप्ट आप निकालो। 3 किलोग्राम के एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से 20 ग्राम की गोली चलाई गई, भ्रुशुम। तो दोस्तों पिस्तौल पीछे की ओर आएगी ना, तो आपको बताना उसका प्रत्यक्षेप वेग कितना है। देखिए दोस्तों, जब आप लोग गोली चला ही नहीं रहे, जब आपकी गोली अंदर बैठी है बंदूक के अंदर, टोटल मोमेंटम कितना है? 0 है। दोस्तों बाद में जब आपने फायर कर दिया, तब टोटल मोमेंटम कितना है? पहले तो गोली का निकाल लो, गोली का मोमेंटम कितना हो जाएगा? गोली का मास गुना गोली का वेग। गोली का मास कितना है? ये 20 ग्राम, इससे 1000 से भाग लगा के ये किलोग्राम में आ जाएगा, तो ये उसका हो गया मास। वेलोसिटी कितनी है गोली की? 150 मीटर पर सेकंड। प्लस बंदूक का कितना है मोमेंटम? बंदूक का मास है 3 किलो, बंदूक की वेलोसिटी कितनी है सर? वही तो हमको निकालनी है, तो ये निकाल लो, कितना हो जाएगा आप लोगों का? -20/1000 इंटू 150। इसमें आप लोग डिवाइड कर दो 3 से, आपका आ जाएगा किसका? बंदूक का वेग। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है? देखिए दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका 15 दूनी हो गया 30, और नीचे ये भी कितना हो गया आप लोगों का? 30 हो गया। आपका आंसर आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आ रही है किसी को? बताओ, आ रही है क्या? सिंपल सी चीज है, कुछ करना ही नहीं है। चलो ये क्वेश्चन करो, ये मैं नहीं करवाऊंगा, आप करो। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग से एक 30 ग्राम की गोली निकलती है। ठीक है, तो पिस्तौल किस का आपको रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है। दोस्तों जब आप लोग फायर करोगे तब टोटल मोमेंटम कितना है, और जब आप लोगों ने फायर नहीं किया तब टोटल मोमेंटम कितना है, दोनों को बराबर कर दो। दोस्तों जब आप लोग फायर नहीं करोगे तब टोटल मोमेंटम कितना आता है? 0 आता है। जब आप लोग फायर कर दोगे तब टोटल मोमेंटम कितना है? आइए निकालते हैं। पहले देख लो गोली का कितना है। गोली का द्रव्यमान 30 ग्राम में किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा दो, गुना गोली की वेलोसिटी 150, प्लस बंदूक का कितना है? बंदूक का द्रव्यमान कितना है? 3 किलोग्राम, गुना बंदूक का वेग, बंदूक v वेग से पीछे आ रही है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो चलिए v की वैल्यू बताओ, तो ये आपका आ जाएगा -30/1000 इंटू 150, इसको बराबर कर दो 3 इंटू वी के। ठीक है, कर दो बराबर। तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई? -15/10, यानी -1.5 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? है क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? आ गई बात समझ में? आ गई। तो कैसे आप लोग बंदूक वाले क्वेश्चन में संवेग का संरक्षण सिद्धांत लगा सकते हो? देखो कितना सिंपल। दोस्तों कई बार ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं टक्कर वाले। दोस्तों ध्यान रखिए, चाहे कहीं पर टक्कर हो रही हो या कहीं पर बंदूक से गोली निकल रही हो, आपको हमेशा क्या करना है? संवेग का संरक्षण सिद्धांत लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन आप करके देखो, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा? 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। देखो ध्यान से समझो दोस्तों, ये कार खड़ी थी, रेड लाइट हो रही थी, कार खड़ी थी। ठीक है, ठीक है। कार का द्रव्यमान क्या है सर? मुझे नहीं पता, चलो मान लेता हूं स्मॉल m इसका द्रव्यमान है, हो सकता है 200 किलो की हो सकता है 300 किलोग्राम की हो। दोस्तों जस्ट ये खड़ी थी, ठीक है, पीछे से एक बहुत बड़ा ट्रक आया 2000 किलोग्राम का, किस वेग से आया? 10 मीटर पर सेकंड से आया। ये तो मैं फोटो बता रहा हूं आपको इनकी टक्कर होने से पहले। दोस्तों अब ये ट्रक आया, इसने इसको टक्कर दी और दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये जैसे ये टक्कर है ना, ये सॉरी ये जो ट्रक है और इसके आगे छोटी सी जो कार है ना, अब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं।
दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये इसने चिपका लिया अपने को। किस वेलोसिटी से चल रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो आपको बताना है कार कितने किलोग्राम की थी। आपको क्या करना है, टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम कितना है और टक्कर के बाद में टोटल मोमेंटम कितना है, ये निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो। आ जाओ दोस्तों, टक्कर से पहले, बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम कितना है निकालो। टक्कर से पहले, टक्कर से पहले तो इसका मोमेंटम कितना था, ट्रक का द्रव्यमान गुना ट्रक का वेग। कार का कितना था, कार का द्रव्यमान गुना कार का वेग। दोस्तों कार तो चुपचाप खड़ी थी, कुछ गति कर रही थी क्या, बिल्कुल ट्रैफिक लाइट पे खड़ी थी, रेड लाइट पे खड़ी थी, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो क्या टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम इतना आ गया क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। टक्कर के बाद में टोटल मोमेंटम कितना है? दोस्तों ये दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, तो इसको एक बॉडी मान लू क्या, और कुछ वेलोसिटी से चल रही, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका टोटल मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 2000 प्लस m, और किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से, यानी इसका मोमेंटम आ गया। बस इसको और इसको क्या करना है, बराबर करना है। क्यों कंफ्यूज रहते हो बताओ, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो करो, सॉल्व करो, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब बेसिकली इसको और इसको बराबर करना है। दोस्तों एक 0 से ये एक 0 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा, 2000। कुछ गलती कर दी क्या हमने, कुछ गलती, अच्छा दोस्तों दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं। मैं भी पता नहीं कहां दिमाग है आजकल यार, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। ये दोनों किससे जा रहे हैं, 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 20,000 इधर ले आओ 8, 20,000 बट्टे 8 बराबर हो गया 2000 प्लस m। दोस्तों 20,000 बट्टे 8 कितना होता है, मैं रुको, 4 से ये गया, 8 पंजे होता है 25, ये आ गया 2000 बट्टे 8 हो गया आपका 2500 के बराबर। तो 2500 बराबर 2000 प्लस m, तो m बराबर हो जाएगा 25 माइनस 2000, 2500 माइनस 2000, और 2500 में से जब 2000 माइनस करोगे तो आपका आंसर बचेगा 250। बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी नहीं है? तो समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाना है, संवेग का संरक्षण कैसे लगाना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। न्यूटन की गति का पहला नियम हमने समझ लिया, न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमने समझ लिया। अब समझते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। $2500 में से 2000 गए तो 500 बचेंगे ना, अरे हाँ 500 है ना। 2500 में से भाई, 2500 में से जब 2000 जाएंगे तो 500 बचेंगे ना, ठीक है, 500 किलोग्राम, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। दोस्तों न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सर ये क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, ये क्या हो गया, यहां पर क्रिया का मतलब है फोर्स। जैसे यहां पर आप मुझे बताओ, अगर आप लोग किसी दीवार को जितना तेज मारोगे, क्या आपके हाथ पे उतना ही फोर्स, उतना ही दर्द होगा क्या, बताओ, क्या आपके हाथ में उतना ही दर्द होगा क्या, क्या आपका उतना ही दर्द होगा क्या हाथों में, होगा ना। क्योंकि दोस्तों तीसरा नियम आपको यह बोलता है कि अगर आप किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाते हो, ये बॉडी भी उतना ही फोर्स आप पे लगाएगी। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, एक वॉल है, दीवार है। दोस्तों मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, मान लो कितना, 200 न्यूटन का, तो दीवार भी इतना ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पे, 200 न्यूटन। यानी अगर मैं दीवार को इधर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो दोस्तों दीवार जो होगी ना, मुझ पे इतना ही फोर्स लगाएगी इस दिशा पे। इसलिए तो अपने हाथों पे दर्द होता है। क्लियर है क्या? सर बायोलॉजी खत्म कर दिए, बट आई वाला क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों, ह्यूमन आई आपका आएगा फिजिक्स में, ठीक है। ओम प्रकाश जी आगे बात समझ में, चले आ जाओ।
तो इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आप मुझे एक छोटी चीज बताओ, मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे ये रॉकेट है दोस्तों, रॉकेट आपको पता ऊपर कैसे जाता है? जैसे रॉकेट में जो फ्यूल होता है जब वो जलेगा तो उससे गैसेस बाहर निकलेगी ना। तो दोस्तों ये जो गैसेस होती है ना, ये एयर पे फोर्स लगाती है इधर। सिमिलरली एयर भी उतना ही फोर्स लगाएगी इस पे इधर, जिसकी वजह से ये रॉकेट को ऊपर की ओर फोर्स मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात को? सिमिलरली दोस्तों जो प्लेन होता है ना, इससे जो गैस निकलती है ना, वो एयर पे फोर्स लगाती है, तो एयर इतना ही फोर्स लगाती है इस पे, जिससे ये आगे की ओर जाता है। दोस्तों क्या कभी आपने देखा है, जैसे मान लो किसी नदी के किनारे आप लोग नाव से आए, है ना, नाव से आए आप लोग, जैसे ही आप लोग शोर यानी किनारे पे पैर रखोगे तो क्या नाव पीछे की ओर जाती है क्या? बताओ बताओ बताओ, क्या पीछे की ओर जाएगी? क्या पीछे की ओर जाएगी क्या नाव? कभी आप देखना, नाव से जैसे आप लोग तट पे पैर रखते हो ना, नाव पीछे की ओर जाती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप लोग इस तट पे फोर्स लगा रहे हो, इस तट पे फोर्स लगा रहे हो, तो ये तट भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स आपकी बॉडी से ट्रांसमिट होते हुए इधर जाएगा, जो कि नाव को पीछे की ओर लेके जाएगा। सर जी कार में आप हो के? हाँ जी मैं हूं कार में, मैं हूं। घूमने चलोगे ना, पढ़ाई करो। आ गई बात समझ में? तो ये सारे तीसरे नियम के ही एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं जो बीच में रह गया था। मैंने आपको बताया था ना कि थर्ड लॉ जब आप लोग पढ़ोगे तब जाके ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। बताओ, ये रहा वो क्वेश्चन। एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। दोस्तों ये रहा एक 70 किलोग्राम का आदमी, ये रहा एक 50 किलोग्राम का आदमी। 70 किलोग्राम का आदमी जो है ना, वो कितना फोर्स लगा रहा है? 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो अगर ये 50 न्यूटन के बल से, मतलब बल इस पे लगा रहा है, तो दोस्तों ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, 50 न्यूटन ही लगेगा इस पे भी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताओ यार, आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, आप अगर किसी दीवार पे चाटा मारोगे, दीवार पे जितना तेज मारोगे, क्या आपको उतना ही दर्द होगा क्या? चाहे वो दीवार छोटी हो या बड़ी हो, तो आप जितना फोर्स लगाओगे दीवार पे, वो दीवार उतना ही फोर्स आप पे लगाएगी। सेम इंसान के साथ में, आप अगर किसी को मारोगे तेज, तो दोस्तों आपके हाथों में भी उतना ही दर्द होगा। समझ में आ रही है बात को? ठीक है, एक लड़का है सर, विटामिन क्लास नहीं दिख रहा, दिखेगा भी नहीं तुम्हें, जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना उसमें भी तुमको तुम्हारा नाम नहीं दिखेगा, जब सेलेक्टेड स्टूडेंट के वो आएगा। बेवकूफ हो ना तुम इसलिए। विटामिन नहीं दिख रहा, पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं, बस ऊपर से नजर डालो, अरे इसमें तो विटामिन है ही नहीं, चलो सर को जाके गालियां बकते हैं, कमेंट करते हैं सर विटामिन तो पढ़ा ही नहीं। सर मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस देखा, उसमें कहीं पर सर वो पीरियोडिक टेबल तो लिखा हुआ, आ जाओ सर को जाके क्लास गाली देते हैं, सर की क्लास में जाके कमेंट करते हैं, सर वो तो है ही नहीं, सर ये तो है ही नहीं, सर वो तो है ही नहीं, पढ़ते हो नहीं। सर किलोग्राम में, सर किलोग्राम डिफरेंट फोर्स, देखो वेट और द्रव्यमान में डिफरेंस आपको समझ में आएगा हमारा अगला चैप्टर ग्रेविटेशन में। ठीक है, बहुत अच्छे से आएगा, समझ में आ गई बात को? तो आई होप आप लोगों को तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं है आप लोगों का तीसरा नियम। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, वृत्तीय गति के बारे में। बहुत जने कंफ्यूज होते हैं, सर ये सर्कुलर मोशन क्या है, हमको समझ में नहीं आता। सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है सर, इससे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के साइंस कवर हो जाएगा ना? बिल्कुल, जनरल साइंस आपकी चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आए, चाहे आप लोगों का किसी में भी आए, आपको बस ये एक कोर्स पढ़ना है, सारा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, बस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, आइए दोस्तों एक चीज हम लोग समझते हैं। पहले मुझे एक चीज बताओ, जैसे एक लड़का है, वो इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। एक कोई दूसरा लड़का है, वो इधर जा रहा है, इसकी भी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है क्या? हाँ या ना बताओ।
क्या दोनों की वेलोसिटी का मान सेम है क्या? क्या दोनों के वेग का मान समान है क्या? बताओ। आप लोग बोलोगे कि सर हाँ 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। दोस्तों यहां पर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। देखो आप, लेकिन दिशा अलग है ना, वो इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है। आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, दिशा पर निर्भर करता है। मतलब अगर ये और ये दोनों अलग अलग दिशा है तो दोनों की वेलोसिटी के मान अलग है। मैं इसको बोलूंगा वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड मान लो, फॉर एग्जांपल ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। समझ रहे हो बात को? तो दोनों की वेलोसिटी सेम, ये वेलोसिटी का मान सेम नहीं है, वेलोसिटी का मान सेम नहीं क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है यार। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, आप इस पे अपनी गाड़ी घुमा रहे हो, आपकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, ऐसे घुमाते जा रहे हो, 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 घुमाते जा रहे हो। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बोलूं आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे कि सर मेरी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ही तो है, तो मेरे पास में कोई वेलोसिटी नहीं है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन तो क्या होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। बताओ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, आपको ये तो पता ही है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी अलग है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, यानी सर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ये अलग वेलोसिटी है, अलग वेलोसिटी है, अलग वेलोसिटी है। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता है ना, त्वरण होता है ना। मानते मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन में तो चेंज हो रहा है। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो दोस्तों इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रही है ना, यानी मैं बोलूंगा सर कोई ना कोई तो त्वरण है। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक विशेष प्रकार का त्वरण होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन ज्यादा डिटेल में कुछ आएगा नहीं आपके, फिर भी बताता हूं। सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। अब सर त्वरण कब आता है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, तभी तो त्वरण आता है। तभी तो लगता है। मंजीश यादव जी, सर हैंडी नोट्स इस चैप्टर के कब डालोगे, जब आप मुझे बना के दे दोगे ना तब डाल दूंगा। ठीक है मंजीश यादव जी, मुझे बना के भेज दो, मैं डाल दूंगा। ठीक है। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, अभिकेंद्रीय त्वरण अगर आ रहा है, तो जरूर कोई ना कोई फोर्स भी होगा। तो कुल मिला के बात आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, जैसे मान लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, वो v वेग से गति कर रही है ऐसे, तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है सेंटर की ओर, जिसे आप लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है। अब आप सुनोगे कि नहीं सर मैंने तो सुना था कि अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। सर मैंने तो ये सुना था, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसका भी मान कितना होता है, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r ही होता है। आप बोलोगे सर मुझे नहीं आया समझ में। अरे दोस्तों दोनों एक ही है। जब आप इस पे बैठ के देखोगे तो ये अंदर की ओर फोर्स आपको लगेगा, जब बाहर से आप देखोगे तो वहां की ओर फोर्स लगेगा। कुछ भी नहीं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल बोल दो, बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोल दो। क्योंकि दोस्तों जब ये घूम रहा है तो ना ये अंदर आ रहा ना ये बाहर आ रहा है, इसका मतलब जितना फोर्स बाहर लग रहा है उतना अंदर लग रहा है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो बस इतना सा ध्यान रखोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है, फॉर्मूला दोनों का सेम। ठीक है, आपके आएगा नहीं। ठीक है, चले, ये फॉर्मूले मैंने लिख दिया। अब देखो दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे ये इसको घुमा रहे हो आप, अगर ये कट जाए तो ये बाहर की ओर जाता है ना, बाहर की ओर, बाहर की ओर जाता है। क्यों जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जाता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो उसको बाहर की ओर लेके जाता है। क्लियर है? जैसे देखो ये है,
अगर गलती से कट जाए तो बाहर की ओर जाएगी ना ये, क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीज उसको बाहर की ओर लेके जाएगा। क्लियर है? चलिए आ जाओ दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, ध्यान रखो। चलो अब हम लोग बात करते हैं सर प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेट है, इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं ए, और इस पे आप लोग कुछ फोर्स लगा रहे हो, परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा रहे हो, मान लेते हैं एफ। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी सरफेस के परपेंडिकुलर आप लोग फोर्स लगाते हो, ध्यान से समझो, जब भी किसी सरफेस के परपेंडिकुलर आप लोग फोर्स लगाते हो तो सरफेस पे प्रेशर जनरेट होता है, दाब उत्पन्न होता है। जितना ज्यादा आप लोग फोर्स लगाओगे उस सरफेस पे उतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है। या मैं बोलूं जितने, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक तो कंडीशन मैंने ये दी कि ये प्लेट है, उस पे आप लोग एक फोर्स लगा रहे हो तो यहां पर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, या फिर एक बड़ी प्लेट पे आप लोग लगाओगे तब आप लोग कोई फोर्स लगाओगे तब यहां पर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, बताओ। तो दोस्तों जो बड़ी प्लेट है वो इस फोर्स को आसानी से झेल लेगी क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, इस बेचारे का एरिया कम है तो इस पे प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पर प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एरिया क्या है, बहुत बढ़िया बड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली प्रेशर आप लोगों का बताता क्या है, कौन फोर्स को आसानी से झेल लेगा या कौन नहीं झेल लेगा, है ना। कुल मिला के आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रेशर होता है कितना फोर्स आप लोग लगा रहे हो बट्टे कितने एरिया पे लगा रहे हो। अगर आप लोग बहुत कम एरिया पे वो फोर्स लग रहा है तो प्रेशर जो होगा ना वो ज्यादा जनरेट होगा, दाब जो होगा ना ज्यादा उत्पन्न होगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर की यूनिट की। दोस्तों फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होगा, आप लोग बोल दोगे न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। और दोस्तों इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, आगे बात समझ में। देखो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये जो कील आप लोग ठोकते हो उसका एक किनारा बहुत शार्प क्यों होता है? या फिर दोस्तों आप लोग इसको ऐसे क्यों नहीं ठोक सकते, शार्प वाला किनारा जो है उसको ऊपर ले जाओ, नीचे वाले को इधर ले जाओ। देखो इसका कारण क्या है, देखो प्रेशर क्या होता है आप लोगों का, फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? तो जो कील जो होती है ना, कील उसका जो ये शार्प करके हम लोगों ने उसका एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया। तो एरिया अगर आप लोग कम करोगे तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, देखो एरिया कम है तो फोर्स लगाने से प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा और हाई प्रेशर की वजह से ये अंदर घुसता हुआ जाएगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो सिंपल प्रेशर का फॉर्मूला ध्यान रखना है, फोर्स अपॉन एरिया, कुछ भी इतना कुछ खास नहीं है। एक चीज दोस्तों, मुझे एक चीज और बताओ, ठीक है, जो न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर है उसे ही आप लोग बोलोगे पास्कल। और न्यूटन को आप लोग कैसे लिख सकते हो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को तो न्यूटन बोलते हैं। तो दिस बट्टे दिस, तो ये जब आप लोग काटा पिटी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा किलोग्राम बट्टे मीटर सेकंड स्क्वायर। तो पास्कल इसके भी बराबर होता है। कई बार आप लोगों से रिलेशन पूछे, पास्कल को इसमें बदलो इसमें बदलो। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कोई ज्यादा प्रेशर होता है तो उसको हम लोग पास्कल की जगह किलो पास्कल, मेगा पास्कल इसमें भी नाप सकते हैं। तो सिंपल सी बात आपको पता ही है, किलो पास्कल का मतलब क्या होगा, 1000 पास्कल, 10 की पावर 3 पास्कल। आगे बात समझ में? क्लियर? दोस्तों एक चीज में मुझे और बताओ, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, क्या पृथ्वी के चारों ओर वायु होती है, क्या एयर होती है, क्या वो एयर पृथ्वी की सतह पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाती होगी क्या, या मैं बोलूं प्रेशर लगाती होगी क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों एयर जो होती है वो पृथ्वी की सतह पे जो फोर्स लगाती है उसे ही आप लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब। दोस्तों ये वायुमंडलीय दाब का मान अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक एवरेज बात करें, एवरेज कितना फोर्स प्रेशर लगाती है एयर पृथ्वी की सतह पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? देखो उसकी वैल्यू होती है 101.3 किलो पास्कल, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं क्या 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल।
क्लियर दोस्तों, जो बहुत हाई प्रेशर होते हैं ना उसे हम लोग बार में भी नापते हैं। एक बार में होता है दोस्तों 1,00,000 पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं एक बार में। तो यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 बार भी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, बार भी प्रेशर को ही मापने की एक इकाई है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है, उसको एक डिवाइस से मापा जाता है। उस डिवाइस का नाम पता है क्या? आपको बताया था ना दोस्तों, बैरोमीटर उस डिवाइस का नाम है। क्लियर है? ठीक है, तो ये बैरोमीटर का जो आविष्कार किया गया था वो एक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था जिनका नाम था टॉरिसेली। ठीक है, इटालियन आप साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या है? टॉरिसेली। पूरा नाम है इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, क्या दोस्तों वेदर के साथ में एयर का प्रेशर जो होगा वो चेंज होगा क्या? यार दोस्तों मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर एयर, अगर एयर एकदम से यहां से हट जाए तो एयर का प्रेशर कम होगा। अब वो एयर यहां से हट के कहीं इधर जा रही है, यानी कहीं पर तूफान ला रही होगी ना, वो कहीं पर तूफान ला रही होगी ना। बिल्कुल, तो आइए हम लोग बात समझते हैं दोस्तों। अगर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब अगर जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर एयर जो प्रेशर लगा रही है अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? वो ठंडी एयर है, क्योंकि जो ठंडी एयर होती है ना, देखो वो आपकी क्या होती है? भारी होती है, यानी वो नीचे की ओर आती है। और ठंडी का मतलब क्या है दोस्तों? वेदर आप लोगों का साफ है। ठीक है, अगर दोस्तों लो प्रेशर है, इसका मतलब क्या है? लो प्रेशर का मतलब जो एयर है ना वो यहां से हटके ऊपर जा रही है, वो गर्म एयर है, क्योंकि गर्म एयर होती है ठंडी, वो ऊपर की ओर जाती है। अगर नीचे की ओर आती है तो प्रेशर ज्यादा लगाती है ना। और दोस्तों अगर ऊपर की ओर उठेगी, बहुत ज्यादा मूवमेंट करेगी, तो दोस्तों ये किसके आसार होते हैं? क्लाउड बनाएगी वो। ठीक है, फिर रेन के आसार रहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें थी आपकी। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना? अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा। तो फोर्स एंड प्रेशर यानी बल एवं दाब आप लोगों का पूरा हो चुका दोस्तों। अभी शाम को आप लोगों का इसका टेस्ट डल जाएगा, अपनी प्रिपरेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। मोशन का टेस्ट अभी तक नहीं डाला ना, आई एम रियली सॉरी इसके लिए। आज आप लोगों को दोनों टेस्ट मिल जाएंगे, मोशन का और फोर्स एंड प्रेशर का। सर प्रेशर क्या स्केलर क्वांटिटी है क्या? दोस्तों ना ही ये स्केलर है ना ही वेक्टर है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। अब आप सर मुझे तो टेंसर नहीं पता, तो फिर आप लोग स्केलर और वेक्टर में से चूज करोगे तो वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चले, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।